आज से करीब 400 करोड़ साल पहले आग के गोले के समान इस धरती पर एस्ट्रॉइड की टक्कर से ऊपर अंतरिक्ष में आसपास बिखरे टुकड़ों के इकट्ठा होने से चांद बना। चांद के बनने से धरती पर एक नए युग की शुरुआत हुई। यह युग था धरती पर मौसम की शुरुआत का युग। चांद धरती को स्थिर रखता था और उसके मौसम को भी बनाए रखता है। चांद के होने के कारण ही धरती अपनी धुरी पर अच्छे से घूम रही है। दरअसल जिस टक्कर से चांद बना था उसी वजह से धरती एक और मुड़ गई और उसी वजह से धरती को एक और चीज मिली थी, वह थी मौसम। धरती पर जीवन के विकास के लिए मौसम का होना बहुत ही जरूरी था। यदि बदलता हुआ मौसम नहीं होता तो जीवन संभव नहीं होता। चांद के बनने के बाद हमारे दिन 6 घंटे के बजाय 24 घंटे के होने लगे। 440 करोड़ साल पहले धरती पर इतनी गर्मी थी कि तरल पानी रह ही नहीं सकता था, लेकिन वायुमंडल में पानी की भाप मौजूद थी। जब धरती ठंडी हुई तो बारिश होने लगी, जिससे तालाब बने, झीलें बनी और फिर महासागर बने। और करीब 480 करोड़ साल पहले सागर के नीचे एक नई क्रांति हो रही थी। 6 मामूली तत्वों हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन ने मिलकर जीवन की रचना शुरू कर दी। सर्वप्रथम बैक्टीरिया के रूप में जीवन शुरू हुआ। हम सभी बैक्टीरिया ही हैं। हम बैक्टीरिया का एक जोड़ हैं जो छोटी छोटी कोशिकाओं के समूह से बने हैं, जिसे इंग्लिश में सेल कहते हैं। और आज मैं इससे जुड़े 2 महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा जो आपके एचएपी पेपर के फार्मेसी एग्जाम में आ चुके हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अपने चैनल फार्मेसी ज्ञान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि फार्मेसी एजुकेशन से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज बात हो रही है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के पहले चैप्टर द सेल के बारे में। शुरुआत करते हैं सेल के डायग्राम से, जो आपके एचएपी के पेपर में कई बार आ चुका है। द सेल इज द स्मॉलेस्ट बेसिक लिविंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। सामने स्क्रीन पर आप सेल का डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स लेफ्ट साइड में दिखाया गया है। वहीं राइट साइड में एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लिई, सेंट्रोली, लाइसोसोम और राइबोसोम को दिखाया गया है। आइए अब न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और सेल वॉल के बारे में विस्तार से जानते हैं। शुरुआत करते हैं न्यूक्लियस के डेफिनेशन और फंक्शन से। यह सेल का स्फेरिकल और लार्जेस्ट पार्ट होता है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोली और जेनेटिक मटेरियल डीएनए मौजूद होता है। न्यूक्लियस का फंक्शन इस प्रकार है। यह सभी प्रकार के कोशिकीय गतिविधि यानी सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन मौजूद रहता है। आरएनए प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में मदद करते हैं, वहीं डीएनए क्रोमोसोम के निर्माण में मदद करते हैं। अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में। यह मेम्ब्रेन का एक ऐसा नेटवर्क है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ जुड़ा हुआ होता है। इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला रफ सरफेस जिसे कि ईआर और दूसरा स्मूथ सरफेस जिसे कि एसईआर कहा जाता है। रफ सरफेस ईआर के आउटर बॉर्डर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम मौजूद होते हैं, वहीं स्मूथ सरफेस एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम के मेम्ब्रेन के आउटर बॉर्डर पर राइबोसोम मौजूद नहीं होते। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के फंक्शन इस प्रकार है। पहला फंक्शन, यह अनेक प्रकार के केमिकल रिएक्शन के लिए जगह उपलब्ध करवाता है। दूसरा फंक्शन, यह स्टेरॉइड, प्रोटीन आदि के सिंथेसिस में मदद करता है। यह अनेक प्रकार के केमिकल सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन हेतु रास्ते उपलब्ध करवाता है। कोशिका के संश्लेषण का कार्य में भाग लेने वाले प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में यह मदद करता है। आइए अब जानते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जिसे गोल्जी एपरेटस के नाम से भी जाना जाता है, उनके डेफिनेशन और उनके फंक्शन के बारे में। गोल्जी एपरेटस में 4 से 8 चपटे बैग जैसे चैनल एक दूसरे के ऊपर स्टैक रहते हैं, जिनका अंतिम छोर फूला हुआ होता है। फाइन थ्रेड
या इरेगुलर ग्रैन्यूल जैसा इनका स्ट्रक्चर एक नेटवर्क के जैसा दिखता है, जिसके कारण इन्हें गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये न्यूक्लियस के नजदीक मौजूद रहते हैं। इनके फंक्शन इस प्रकार हैं। पहला, कोशिका के अंदर बनने वाले प्रोटीन को पैकेजिंग करने में यह मदद करते हैं। दूसरा, ये कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में मदद करते हैं। तीसरा, कोशिकाओं के अंदर ये प्रोटीन को व्यवस्थित करने में यह मदद करते हैं। आइए अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के डेफिनेशन और उसके फंक्शन के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया एक छड़ जैसी आकृति वाला ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिकांग है, जो पावर हाउस ऑफ द सेल या स्टोर हाउस ऑफ द एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। यह अंदर और बाहर की ओर से स्मूथ सरफेस मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। अंदर वाले मेम्ब्रेन में पहाड़ों की आकृति जैसे बहुत सारे क्रिटीज रहते हैं, जो ऑक्सीजोम पार्टिकल, जिसे F1 से दर्शाया गया है, से भरे रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन इस प्रकार हैं। पहला, एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को यह सिंथेसिस और स्टोरेज करने का महत्वपूर्ण स्थान उपलब्ध करवाता है। दूसरा, यह सिट्रिक एसिड साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन और यूरिया साइकिल के लिए महत्वपूर्ण स्थान देता है। तीसरा, इनमें स्पेशल डीएनए होता है जो कि एक सेल्फ रिप्लिकेटिव है। चौथा, ये एनर्जी के कंजर्वेशन और ट्रांसफर के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। आइए बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फिजियोलॉजी के बारे में। जब न्यूट्रिशंस और ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद ऑक्सीडेटिव एंजाइम के संपर्क में आता है, तो वे उनके साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। उसके बाद एटीपी सेल्स के द्वारा डिफ्यूज यानी सोख लिया जाता है, जो अलग अलग सेलुलर फंक्शन के समय रिलीज किया जाता है। अब कोशिका के डाइजेस्टिव एपरेटस अथवा सुसाइडल पैकेट कहे जाने वाले लाइसोसोम के बारे में जानने की बारी है। लाइसोसोम को साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स से अलग हटकर बात की जाती है। यह ऐसे मेम्ब्रेन वाले वेसल्स होते हैं जो अपने अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम संग्रह करके रखते हैं। ये पावरफुल एंजाइम किसी भी प्रकार के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने की क्षमता रखते हैं। लाइसोसोम के फंक्शन इस प्रकार हैं। पहला, यह सेल के अंदर के डाइजेशन में मदद करता है। दूसरा, ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस का मतलब होता है खुद को पचा लेना। तीसरा, फैगोसाइटोसिस। इसका मतलब है कि किसी प्रकार का पैथोजन अगर कोशिका में प्रवेश करता है तो वह उसे घेर करके किल कर देता है। चौथा, ये कोशिका के अंदर अनहेल्दी और इन्फेक्टेड सेल को नष्ट करता है ताकि नए सेल की ग्रोथ की एक्टिविटी हो सके। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है, उसकी बात करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे सेल वॉल के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेल मेम्ब्रेन से। यह एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो सेल को कवर और प्रोटेक्ट करता है। यह साइटोप्लाज्म को चारों तरफ से घेरे रखता है। यह सेल को एक दूसरे से और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग करता है। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन को एक और परत घेरे रहती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल सेल्यूलोज नामक पदार्थ का बना होता है और वही सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन, फोस्फोलिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स के बने होते हैं। आइए अब बात करते हैं सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में। पहला, यह सेल और दूसरे ऑर्गेनेल्स को प्रोटेक्ट और कवर करता है। दूसरा, यह सेल को शेप देता है। तीसरा, यह सेल के अंदर और बाहर आने जाने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराता है। चौथा, सेल मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए चैनल प्रोवाइड करवाता है। पांचवा, यह साइटोप्लाज्म के लिए बाउंड्री का निर्माण करता है। छठा, सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के रूप में कार्य करता है, जिसका अर्थ है कि यह सिर्फ सेलेक्टिव मटेरियल को ही अंदर और बाहर आने जाने देता है। सातवां, यह इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर एडिशन और कम्युनिकेशन के लिए मदद करता है। तो यह जानकारी 10 सेल से थी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बार बार फार्मेसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और ये जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से काफी मोटिवेशन मिलता है और आगे और भी मेहनत करने के लिए प्रेरणा मिलती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें और कमेंट में अपना सुझाव देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए
बाय बाय।